हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है, हम आपके लिए 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसके अंदर 100 डेज और 100 लेक्चर्स के अंदर हम आपको 12th क्लास की पूरी बिजनेस स्टडीज बहुत ज्यादा डिटेल में कवर करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी सीरीज के अंदर हम फर्स्ट चैप्टर को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज हमारा सेकंड चैप्टर का लास्ट डे है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हमने पूरा कवर कर लिया है। अब इस चैप्टर में कुछ डिफरेंसेस आए हैं, डिफरेंस बिटवीन, काफी सारे टॉपिक्स हैं जिसके बीच में डिफरेंस बिटवीन हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज उन डिफरेंसेस को हम देखते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके बीच में डिफरेंसेस हमने करने हैं। तो देखते हैं। स्टूडेंट्स, आप कोशिश कीजिए इनका बेशक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको इसको लर्न करना थोड़ा सा इजी हो जाए। तो सबसे पहला जो डिफरेंस हमारा आ रहा है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्योर साइंस प्रिंसिपल्स। तो स्टूडेंट्स, एक तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं और एक साइंस के प्रिंसिपल्स हैं। मैं इसमें से देखता हूं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। हमने करा मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा अप्लाई कर लो, छोटी में कम अप्लाई कर लो। बट जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं दे आर रिजिड। जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, एप्पल फॉल्स टुवर्ड्स द ग्राउंड, तो रिजिड है, हमेशा वो एज इट इज अप्लाई होगा, उसको आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल हैं, साइंस के प्रिंसिपल्स जो है वो रिजिड हैं, उनको आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। देन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड विद क्रिएटिविटी एज दीज प्रिंसिपल्स इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन। जब आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हो तो आपको अपनी क्रिएटिविटी को भी ऐड करना पड़ता है, कुछ अपनी तरफ से भी ऐड करना पड़ता है, बिकॉज हम ह्यूमन बींग्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं जो कि एक जैसे नहीं होते। बट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन एब्सोल्यूट और इन स्टैटिक मैनर। जब साइंस के प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं देखना, आपको कोई क्रिएटिविटी ऐड नहीं करनी, उनको एज इट इज अप्लाई करेंगे। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो उसके अंदर आपकी क्रिएटिविटी का कोई काम ही नहीं है। तो साइंस के प्रिंसिपल्स एब्सोल्युटली एज इट इज अप्लाई होते हैं, उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी दिखाने का स्कोप नहीं है। देन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव टू कीप पेस विद द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया जो डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल है, पहले वो पूरे वर्कर्स के ऊपर अप्लाई हुआ करता था, बट अब सिचुएशंस चेंज हो गई तो अब वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई होता है। इसका मतलब है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी चेंज होते रहते हैं। बट प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डू नॉट चेंज विद टाइम। साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं। जैसे अभी एग्जांपल दिया लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो पता नहीं कब बना था बट आज तक वही चलता आ रहा है। तो साइंस के प्रिंसिपल्स टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होते, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं। तो 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको इनको लर्न करना पड़ेगा। देन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट टेक्निक्स के बीच में डिफरेंस करते हैं। हमने करा प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल एक्शंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में बेसिकली हमें गाइडलाइंस मिलती हैं, एक आइडिया मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या एक्शंस लेने चाहिए। जबकि टेक्निक्स आर मेथड्स एंड प्रोसीजर्स विच इन्वॉल्व सीरीज ऑफ स्टेप्स टू बी परफॉर्म टू अकम्प्लिश द गोल। इसमें हमें और ज्यादा एग्जैक्टली बताया जाता है कि किन मेथड्स को फॉलो करा जाए, किन प्रोसीजर्स को फॉलो करा जाए, क्या स्टेप्स लिए जाएं ताकि काम को और अच्छे ढंग से किया जा सके और गोल्स को अचीव किया जा सके। देन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। जो प्रिंसिपल्स हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप चेंज कर लो। जबकि टेक्निक्स जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो रिजिड हैं, आपको टेक्निक्स को एज इट इज अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे फंक्शनल फोरमैनशिप की टेक्निक है तो रिजिड है, उन्होंने जैसे बताया वैसे एज इट इज अप्लाई करना पड़ेगा। जबकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के अंदर आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हैं। देन डिफरेंस है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और वैल्यूज। बच्चे यहां पर वैल्यूज का मतलब होता है सोशल वैल्यूज, जिसको आप एथिक्स भी बोल देते हैं। तो एक तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, दे आर गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल एक्शन। एक मैनेजर ने क्या एक्शंस लेना है, क्या उसको करना चाहिए, क्या उसको नहीं करना चाहिए। जबकि वैल्यूज आर रूल्स फॉर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी। एक इंडिविजुअल जब सोसाइटी के अंदर बिहेव कर रहा है तो उसको कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको हम वैल्यूज बोल देते हैं।
मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टेक्निकल इन नेचर, टेक्निकली किसी चीज को करने का सही तरीका क्या है, गलत तरीका क्या है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बेसिकली टेक्निकल है नेचर में, जबकि वैल्यूज आर एथिकल इन नेचर। एथिकल मतलब होता है सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज सही है, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज गलत है। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स टेक्निकल है नेचर में, जबकि वैल्यूज जो है वो एथिकल है नेचर में। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर रिसर्च इन वर्क सिचुएशंस। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कैसे बनाए गए, जब रियल लाइफ में काम होता है वहां पर रिसर्च करी गई, रिसर्च के बेसिस पर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बने। जबकि किसी भी सोसाइटी के अंदर जो वैल्यूज बनती हैं वो कॉमन प्रैक्टिसेस के अंदर हैं। जैसे इंडियन सोसाइटी के अंदर हमारी एक कॉमन प्रैक्टिस है कि हम जब बड़ों को मिलते हैं तो हम उनके पैरों को छूते हैं, तो वो एक कॉमन जो प्रैक्टिसेस हैं वो वैल्यूज की फॉर्म में ट्रांसफर हो गई। यूरोपियन सोसाइटी के अंदर हैंडशेक करते हैं, तो जो कॉमन प्रैक्टिसेस हैं बेसिकली उन्हीं की बेसिस पर वैल्यूज डेवलप हो जाती हैं। तो वैल्यूज जो है वो कॉमन प्रैक्टिसेस के ऊपर डिपेंड करती हैं कि एक सोसाइटी के अंदर कॉमनली लोग कैसे बिहेव करते हैं, वही वैल्यूज बन जाती हैं। जबकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो बनते हैं वो रिसर्च के बाद बनते हैं, आपको वर्क सिचुएशन में रिसर्च करनी पड़ती है। देन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक तो आपने इसमें इसका मतलब बता देना है, वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर। हमने बताया एक ही बॉस होना चाहिए, हर एक सबऑर्डिनेट को एक ही बॉस से ऑर्डर्स लेने और उसी की तरफ वो अकाउंटेबल होगा। जबकि ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, इसमें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अगर आपको ध्यान हो तो उसमें हमने कहा था डिविजन होंगी, तो हर एक जो ग्रुप होगा, ग्रुप का मतलब हर एक जो डिवीजन होगी, डिवीजन या डिपार्टमेंट जो होगा, उनका सभी का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए और एक ही प्लान। वन हेड एंड वन प्लान, हर एक ग्रुप का अपना एक हेड हो, अपना एक प्लान हो और सभी उसी प्लान को अचीव करने की डायरेक्शंस में काम करें। इट प्रिवेंट्स डुअल सबऑर्डिनेशन। यूनिटी ऑफ कमांड में हम अवॉइड करते हैं कि डुअल सबऑर्डिनेशन ना हो, मतलब एक सबऑर्डिनेट को दो जगह से इंस्ट्रक्शंस ना मिले। इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज, दो डिपार्टमेंट्स अपना अलग अलग से टारगेट सेट करें, अलग अलग से काम करें ताकि उनकी एक्टिविटीज आपस में ओवरलैप ना हो। अगर आपस में मिक्सअप हो जाएंगी तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। इंप्लीकेशंस, यूनिटी ऑफ कमांड अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। अगर यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट किया जाएगा तो एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय पर असर पड़ेगा। जिस एम्प्लॉय को दो बॉस आके ऑर्डर्स देंगे उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इट अफेक्ट्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को वायलेट करोगे, दो डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज आपस में ओवरलैप हो रही हैं, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर असर पड़ेगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देन टाइम स्टडी और मोशन स्टडी हमने करा, टेक्निक्स के अंदर करा। जिस बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा था टेक्निक्स का तो उसको अच्छे से पहले देख लेना। टाइम स्टडी इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड टाइम फॉर परफॉर्मिंग अ टास्क। एक काम को करने के लिए आपको स्टैंडर्ड टाइम कितना लगेगा वो टाइम स्टडी के थ्रू पता चलता है। मोशन स्टडी इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट टोटल मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग द टास्क। जब एक वर्कर काम करता है तो वो बॉडी की कौन कौन सी मूवमेंट्स कर रहा है हम उनको फाइंड आउट करते हैं ताकि वेस्टफुल मोशंस को अवॉइड किया जा सके। पर्पस क्या है टाइम स्टडी का? टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड टाइम टू फिक्स अ फेयर डेज वर्क फॉर द वर्कर। कि एक काम को करने का कितना स्टैंडर्ड टाइम लगेगा ताकि वर्कर एक दिन में कितना काम करेगा वो एडवांस में हम उसको बता सकें, उसको फिक्स कर सकें। मोशन स्टडी का मेन पर्पस है टू एलिमिनेट वेस्टफुल एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी लेवल। वर्कर अगर कोई वेस्टफुल मोशंस कर रहा है, हमने उन वेस्टफुल मोशंस को एलिमिनेट कर देना है जिससे कि उनका एफिशिएंसी लेवल बढ़ सके। कैसे कंडक्ट करेंगे? टाइम स्टडी को जो कंडक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच लेते हैं, किस एक्टिविटी में कितना टाइम नोट हो रहा है उसको नोट करते हैं। जबकि इट इज कंडक्टेड, मोशन स्टडी इज कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ मूवी कैमरा विच कीप्स आइज ऑन वर्कर्स मूवमेंट्स। हम मूवी कैमरा की हेल्प से वर्कर्स की मूवमेंट्स को नोट करते हैं, फिर स्टडी करके जो वेस्टफुल मोशंस हैं उनको हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। और स्टूडेंट लास्ट डिफरेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज बिटवीन हेनरी फेयोल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो देखते हैं लेवल। फेयोल के जो प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे अप्लाई होते हैं। हेनरी फेयोल ने जो प्रिंसिपल्स दिए वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, जबकि टेलर प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल एट शॉप फ्लोर लेवल। शॉप फ्लोर लेवल मींस लोवेस्ट लेवल, लोवेस्ट लेवल मींस एट द लेवल ऑफ वर्कर्स। जितने भी प्रिंसिपल्स एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए बेसिकली वो वर्कर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए दिए हैं। तो हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स मैनेजीरियल लेवल्स पे अप्लाई होते हैं, जबकि टेलर के प्रिंसिपल्स जनरली जो अप्लाई हो रहे हैं वो वर्कर्स के लेवल पे अप्लाई हो रहे हैं।
Then unity of command. Henry Fayol strictly followed this principle. One boss for one employee. यूनिटी ऑफ कमांड को हेनरी फ्योल ने स्ट्रिक्टली फॉलो करा कि एक वर्कर को एक ही बॉस से इंस्ट्रक्शंस मिलनी चाहिए, जबकि एफडब्ल्यू टेलर डिड नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल बिकॉज अंडर फंक्शनल फॉरमैनशिप अ वर्कर इज गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम 8 स्पेशलिस्ट. आपने फंक्शनल फॉरमैनशिप करा था, उसमें हमने देखा था 8 अलग अलग से फॉरमैन थे जो वर्कर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे. तो हेनरी फेयोल तो यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करते हैं, एफडब्ल्यू टेलर जो है वो यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करते. देन एप्लीकेबल. हेनरी फेयोल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एप्लीकेबल यूनिवर्सली, कहीं पर भी जाओ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंट्री में वो अप्लाई हो जाएंगे, जबकि एफडब्ल्यू टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड सिचुएशंस में अप्लाई होंगे, हर जगह एज इट इज अप्लाई नहीं हो सकते. बेसिस ऑफ फॉर्मेशन. मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं जो हेनरी फेयोल ने बनाए हैं वो एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर बनाए. आपको मैंने बताया था 2 तरीके हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को बनाने के, या तो एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर या एक्सपेरिमेंटेशंस के बेसिस पर. तो हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर बनाए गए हैं, जबकि एफडब्ल्यू टेलर ने जो प्रिंसिपल्स बनाए वो उन्होंने रियल लाइफ में चीजों को ऑब्जर्व करा, उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशंस करी. तो हेनरी फेयोल के मैक्सिमम प्रिंसिपल्स जो हैं वो ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर हैं, एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर हैं, और जो टेलर के प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंटेशंस के बेसिस पर बनाए गए. देन फोकस. हेनरी फेयोल का फोकस था ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करना, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ओवरऑल मैनेजमेंट है वो ज्यादा अच्छे ढंग से हो सके, जबकि एफडब्ल्यू टेलर का मेन प्रिंसिपल था प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, कि वर्कर अपने काम को अच्छे से करे जिससे कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए. पर्सनल. हेनरी फेयोल प्रैक्टिशनर थे. प्रैक्टिशनर का मतलब होता है जो चीजों को रियल लाइफ में प्रैक्टिस कर करके सीखते हैं, जबकि एफडब्ल्यू टेलर जो थे वो साइंटिस्ट थे. साइंटिस्ट होते हैं जो एक्सपेरिमेंटेशंस कर करके चीजों को सीखते हैं. देन एक्सप्रेशन का मतलब जो उन्होंने काम करा उसको किस नाम से जाना जाता है. हेनरी फेयोल के ने जो काम करा उसको जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है, जबकि एफडब्ल्यू टेलर ने जो काम करा उनको प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है. तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार एग्जाम्स में सीबीएसई के अंदर या किसी भी स्टेट बोर्ड के अंदर डिफरेंसेस आ जाते हैं 3 मार्क्स के या 4 मार्क्स के, तो ये बेसिकली आपको लर्न ही करने पड़ेंगे. तो इनको अच्छे से कवर कर लीजिए. यहां पर हमारा सेकंड चैप्टर भी बड़े अच्छे से कवर होता है. उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. जल्द ही मिलते हैं थर्ड चैप्टर के साथ जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि बड़ी ही जल्दी हम उसको अपलोड कर देंगे.